हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कैसे हैं सभी? तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु को। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत कल तक हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था त्रासदी। गुड मॉर्निंग। तो चलें हम स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंशिका, श्वेता, विनोद, अंकिता, अंजलि, आरती। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? चलिए जी, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। पढ़ा है किसी ने पहले कभी अरस्तु का विरेचन सिद्धांत? यस। वैसे तो सबने ही पढ़ा होगा ना। पॉलिटिकल में भी? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में भी था ये। ओके। एमए में पढ़ा था। अभी बहुत सिलेबस है, हो जाएगा। उतना भी ज्यादा नहीं है। और अच्छे से याद करा दोगे? हम्म। नहीं, एमए में तो सभी पढ़ करके आते हैं ना ये चीजें। तो आसान हो जाएगा, है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो क्या, पढ़ा तो होता ही है पहले सब। रिवीजन तो करना ही पड़ता है ना। नमस्ते। सॉरी, लेट हो गई मंदिर
से आने से। ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। पूछो सवाल। तैयार हैं? सही क्रम बताना है। हाँ जी, जवाब दो सभी जल्दी से। क्वेश्चन है सही क्रम बताना है। सभी सभी। ए। सभी बता रहे हैं ए। क्या ट्रिक बताई थी इसके लिए? अच्छा, एक और पूछ लेती हूँ। एक और पूछ लेती हूँ, ठीक है? इसका भी सही क्रम ही बताना है आपको। ए, बी, सी और डी।
सबका आंसर ए ही है। सब एक दूसरे को देख के बता रहे हैं। जी, आरती कह रही जी। एक दूसरे को देख के बता रहे हैं। आपकी ट्रिक से। ओके, सबको ट्रिक याद हो गई है। ट्रिक के साथ आपको ये सब भी याद हो गया है जो आपके काम का है। कुछ आसान लग रहा है? कुछ लगा आसान आपको कि कर सकते हैं? अगर कल को ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आएंगे ही आएंगे, इससे क्वेश्चन आएगा ही, क्रम से लगाने को आता ही है ना? तो 100% आता ही है। तो क्या ट्रिक है इसके लिए? क्या एक शताब्दी वाले फिर से ट्रिक बता दो। यही थी ट्रिक। वैसे ये पीछे तो इतना डिटेल में कराया ही है, तो पीछे जाके ही देख लेते हैं। कितना पेज पर है हम? 515। इससे मिटा दी थी क्या ट्रिक? दवा रुआ ऐसे याद किया। ओके। ये वाला था ना? ये वाला था एक्चुअली। दवा था ना? ये थी ट्रिक। भर भाम दवा रुआ। यहाँ पे वाह आएगा। वाह। आ लिखा है ना आपने भी, और मैंने भी उधर आ लिखा है। वाह आएगा, दवा रुआ। भर भाम दवा रुआ। तो भरत मुनि, भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन। ठीक है। क्या था? 26, 78, 899। यही था। याद आया? भर भाम दौवा रुआ। भरत भामा दंडी उद्भट वामन रुद्रट और आनंदवर्धन। ठीक है। इसके बाद क्या बताया था? राजशेखर, भट्टतौत, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय। तो ये राजा हैं। राजा के दरबार में मंत्री भट्टतौत अभिनय करते थे और कुंतक इनको धन देते थे। ठीक है। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की। कितना धन देते थे? 10 लाख रुपए, यानी कि 10 रूपक इनकी रचना है धनंजय की। फिर है महिमभट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र और मम्मट। महाभोज क्षेम। ठीक है। तो महाभोज क्षेम से आपको याद रखना है महिमभट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र और मम्मट। यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, मतलब 1-2 क्वेश्चन बनते हैं इस पोर्शन से, सिर्फ क्रम से पूछने में, है ना? सिर्फ क्रम पूछेगा यहां से। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो आपका रचनाओं से बनेगा कि किसकी रचना कौन सी है। तो ये सारी रचनाएं नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, काव्यदर्श, ये सब आपको याद होनी चाहिए किस किस की है। ठीक है। 1 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1 क्वेश्चन इनको क्रम से लगाने के लिए आएगा। ठीक है। क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है या मिलान करने के लिए भी आ सकता है।
मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकता है। इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। हो सकता है सूत्र भी पूछ ले, सूत्र तो पूछता ही है, तो हो सकता है क्वेश्चन उसका भी आ जाए, है ना। सूत्र भी पूछता है, ये भी रचनाएं भी इनकी आती हैं और इनका समय भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। रुयक 12वीं शताब्दी, रुयक है वो, रुयक है 12वीं शताब्दी में। और रुद्रट है, यहाँ पर रुद्रट है 9वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि रुयक और रुद्रट एक जैसे है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबको याद आ गई ट्रिक, और ये भी रिमाइंड हो गया होगा अभी। अभी चलते हैं, यहाँ पर मैंने रुयक लिखा है ना, इसको इसको मैं हटा देती हूँ। रुयक नहीं होगा यहाँ, रुद्रट होगा, ठीक है। रुयक फिर लास्ट में आ जाएंगे, अगर इसमें रुयक ऑप्शन होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसका। अब ये मिटेगा नहीं ना, नहीं तो मैं इसको मिटा ही देती। तो ये जो रुयक है लास्ट ऑप्शन में ही आएगा, आनंदवर्धन के भी बाद आएगा अगर रुयक होगा तो, ठीक है। वो रुद्रट है इसलिए वो पहले आएगा। तो मैं ये वाली स्लाइड को हटा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है। और मतलब कि आपके दो क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से, है ना। तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना ध्यान से। जैसे भर, भाम, दवा, वाह होगा, ठीक है। ये वाह, रुआ, भरत मुनि, भामह, दंडी, उद्भट और वामन। ये रुद्रट है, रुयक नहीं है। रुद्रट और आनंदवर्धन, ठीक है। क्लियर है। क्यों फिल नहीं हो पा रहा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। साइट भी नहीं चलती लास्ट दिनों में ना। हम्म, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी या फिर उनकी साइट में प्रॉब्लम होगी तो डेट बढ़ जाती है, फिर एक्सटेंड हो जाती है अगर उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज भर जाएगा, ट्राई करते रहो। मैं भी आज ही करूंगी फिल। हाँ, मुझे तो भूल ही गया ये फॉर्म फिल करना, वैसे भी पता नहीं। कोई बात नहीं, कर लेना, हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक तो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं ना काम, मैं पहले ही बोल रही थी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि टाइम से भर दो, फिर लास्ट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। लास्ट में साइट बिजी हो जाती है। इसीलिए पहले कर ली, वो अच्छा किया। तो लंच टाइम में भर लेना, उसमें क्या है।
लंच टाइम में भर लेना और हो जाएगा। चलो अभी हम ये जरूरी काम होता है, इसको पहले करना चाहिए, सही बात है। चलो पढ़ते हैं अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, कैथारसिस। कोई बात नहीं, सब टेंशन मतलब भर जाएगा फॉर्म। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन का अर्थ यूनानी भाषा में कथारसिस। यूनानी में क्या कहते हैं इसको? कथारसिस। शब्द के लिए संस्कृत एवं हिंदी में रेचन। संस्कृत में और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? रेचन या फिर विरेचन। हिंदी और संस्कृत में इसके लिए विरेचन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनानी भाषा में इसको कथारसिस कहा जाता है। ठीक है। विरेचन का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण, अर्थात विचारों का शुद्धिकरण या फिर निष्कासन करना। ठीक है। निष्कासन करना मतलब उन विचारों को बाहर निकालना, बुरे विचारों को बाहर निकालना। ठीक है। तो निष्कासन, आप देखते हैं ना, बसेस में लिखा होता है प्रवेश द्वार, निष्कासन द्वार, है ना। तो मतलब एक प्रवेश करने के लिए दरवाजा होता है और दूसरा बाहर निकलने के लिए। तो वही विचारों का शुद्धिकरण या निष्कासन करना। विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जिसका अरस्तु ने काव्य शास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। क्या बता रहे हैं यहां पर कि विरेचन शब्द जो है वो चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। ठीक है। जिसका अरस्तु ने काव्य शास्त्र में लाक्षणिक प्रयोग किया है। लक्षणा के आधार पर, लक्षणा व्यंजना पीछे पढ़ा के आई हूं ना। विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद का परिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है रेचक औषधि के द्वारा शारीरिक विचारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करना। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की बात कर रहे हैं यहां पर, स्पेशली आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। उसका पारिभाषिक शब्द है ये विरेचन। ठीक है। जिसका अर्थ है रेचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि करना। मतलब एक ऐसी दवाई जिससे क्या होता है, शरीर के विकार दूर होते हैं या फिर उदर के विकार दूर होते हैं। उदर मतलब पेट की जो खराबी है वो दूर होती है ना, शुद्धिकरण होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह त्वचा रोगों के उपचार के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा है। तो स्किन रोगों के लिए भी इसको यूज किया जाता है आयुर्वेद के अनुसार। उसके बाद विरेचन सिद्धांत में निम्नलिखित 3 आधार हैं। प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेप। ये देखा था हमने कि प्लेटो ने क्या क्या कहा था काव्य के लिए, एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। प्लेटो का कहना था काव्य मनुष्य की वासना का पोषण कर उसे विकारग्रस्त करता है। तो प्लेटो काव्य को झूठ मानते हैं ना, इसीलिए कि काव्य क्या करता है, मनुष्य के अंदर विषय वासना को जगाता है और उसका पोषण करता है और उसे विकारग्रस्त करता है। अरस्तु ने उसका क्या उत्तर दिया कि काव्य के अनुशीलन और प्रेक्षण से अतिरिक्त मनोविकार विरेचित होकर शमित हो जाते हैं। काव्य के अनुशीलन से क्या होता है या फिर प्रेक्षण से अतिरिक्त मनोविकार, जो मतलब जरूरी नहीं है ना, ऐसे मनोविकार क्या हो जाते हैं, विरेचित हो जाते हैं, शमित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है, विरेचन सिद्धांत के 3 आधार बताए हैं। पहला पॉइंट कि जो प्लेटो ने काव्य पर आक्षेप लगाए हैं या आरोप लगाए हैं, पहला। दूसरा है चिकित्सा शास्त्र और तीसरा है त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अभी आगे और थोड़ा सा इसमें आएगा। इसके लिए टिप्पणी, प्लेटो के द्वारा लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करने के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मतलब प्लेटो इनके गुरु थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये गुरु के विचारों से सहमत नहीं थे। ठीक है। तो
इन्होंने क्या किया, अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की और इनकी विचारधारा में क्या सामने आया, विरेचन सिद्धांत। उसके जवाब में क्या निकल करके सामने आया, विरेचन सिद्धांत। तो प्लेटो के द्वारा लगाए गए आक्षेपों का निराकरण करने के लिए अरस्तु ने क्या किया, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने विभिन्न संदर्भों के आधार पर विरेचन के निम्न अर्थ किए हैं। कौन कौन से, धर्म परक अर्थ, नीति परक अर्थ, कला परक अर्थ और चिकित्सा परक अर्थ। धर्म परक अर्थ में क्या है, प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे ने धार्मिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राचीन यूनान में दी योनियुस्थ नामक देवता से संबंधित विचारों के शुद्धिकरण के लिए एक उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था। ठीक है, मतलब यूनान की बात कर रहे हैं कि वहां पर किसी देवता के लिए कोई पर्व मनाया जाता था, उत्सव मनाया जाता था, है ना, पर्व मनाया जाता था एक तरह से। तो देवता का नाम यहाँ पे दिया गया है, आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, विचारों के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता था, एक उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था, क्योंकि इस अवसर पर देवता से प्रार्थना की जाती थी कि वह अपने उपासकों के बीते हुए वर्ष के सभी पापों और कुकर्मों को से मुक्त कर आने वाले वर्षों में पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा दे। कितना पीछे करना है? हो गया? ओके, यहां पर थे हम। यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था। तो क्या करते थे इस पर्व में, इस उत्सव में, स्पेशली एक उत्सव, एक पर्व मनाया जाता था और वो हर साल मनाया जाता था। ठीक है, तो हर साल के एंड में क्या प्रार्थना की जाती थी देवता से, जो ये उत्सव जब मनाया जाता था, कि पूरे साल के जो हमने पाप किए हैं उसकी क्षमा हमें मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते थे, बलियां चढ़ाते थे। आज भी आप देखें, आप देखते होंगे, पता नहीं आपके वहां होता है, लेकिन पहाड़ों में आज भी ऐसा होता है कि क्या करते हैं, पूरे साल की माफी मांगने के लिए पूरा देवता को वो बलिदान चढ़ाते हैं, बलियां चढ़ाते हैं, मीन्स बकरे काटते हैं और मुर्गे काटते हैं, इस तरह से। तो वो पूरा, मतलब बीते हुए जो वर्ष हैं उनके पापों की क्षमा के लिए क्या करते हैं, कि पापों से मुक्ति हो जाए और कुकर्मों से मुक्ति हो जाए और पाप मुक्त जीवन आगे का हमारा रहे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि एक उत्सव मनाते थे या फिर एक पर्व मनाते थे या फिर एक त्योहार मनाते थे, है ना। तो उसमें क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, बलियां चढ़ाते थे देवता को खुश करने के लिए। तो पूरे साल के पापों का, मतलब पापों की उसमें माफी मांगी जाती थी। फिर अगले साल के लिए, अगले साल जो पाप होंगे उसकी माफी अगले साल, उससे अगले साल जो पाप होंगे उसकी माफी अगले साल, है ना। तो मतलब पूरे साल के पापों की एक एक ही बार माफी। और ये बता रहे हैं कि मतलब शुद्धिकरण से इसका जो संबंध है ना, कि अपने आप को शुद्ध करना। जब माफी मांग लेंगे देवता से, तो फिर जब देवता माफ कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इंसान शुद्ध हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को इस तरह से शुद्ध करते थे कि खुश करना है। अब
कुछ कह नहीं सकते हैं ना, अपनी अपनी धारणा है। तो ऐसा चलता बहुत, मतलब यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ से बहुत आगे चले जाओ, लाइक मतलब जो पहाड़ हैं, किन्नौर है जहाँ पर राहुल सांकृत्यायन गए थे, उस जगह पर बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। और ये हर साल चलता है, ये प्रक्रिया हर साल चलती रहती है। खैर, संभवतः अरस्तु को अपने विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा इसी प्रथा से मिली होगी। तो ये एक प्रथा थी, और शुद्धिकरण की प्रेरणा, यानी कि विरेचन जो बात कर रहे हैं, शुद्धिकरण की प्रेरणा जो है वो यहीं से मिली होगी कि अ, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है आगे, है ना। तो ये तो रहा धर्म परक कारण जो हमने देखा। अब देखेंगे हम नीति परक। नीति परक क्या है? कार्ने, रेसिन और बार्नेज ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की नीति परक व्याख्या की है। इन विद्वानों के अनुसार मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्ति का समन्वय था। मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। तो जो यहाँ पर विद्वानों के नाम दिए हैं, इनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको। मनोविकारों की जो उत्तेजना है और विभिन्न अंतर और अंतर्वृत्ति का जो समन्वय है, मन की शांति और परिष्कृति, मतलब मन को शांत करना और परिष्करण करना ही क्या है? विरेचन है। अब देखते हैं इसके कला परक अर्थ के बारे में। प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की कला परक व्याख्या करते हुए कहा है, वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुखांत की उत्तेजना में दूषित अंश निकल जाने से वे आनंदप्रद हो जाते हैं। तो प्रोफेसर बूचर क्या कहते हैं कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुखांत की उत्तेजना में दूषित अंश निकल जाने से, तो मतलब जब दुखांतक जो, वही जो हमने ट्रेजेडी त्रासदी कल पढ़ा था ना, तो उससे क्या होगा? जो दूषित अंश है वो बाहर निकल जाएंगे, और क्या होगा? मनुष्य को आनंद प्राप्त होगा, है ना। वो जो दुखांतक जो नाटक है या फिर दुखांतक जो काव्य है, उससे क्या होगा? मनुष्य के मन में वैसी भावना जागृत होगी, और जो दूषित विचार हैं वो बाहर निकल जाएंगे, और आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। कि जब इंसान इंसान के आंसू निकल जाते हैं, जब इंसान रोता है, दुख में होता है, परेशान होता है, और आंसू निकल जाते हैं, तो उसे एक अलग सी शांति अपने अंदर महसूस होती है। जैसे जैसे वो रो रहा होता है या रोना बंद कर देता है, तो उसके बाद उसके अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है, उससे एक अलग सा आनंद आता है ना। तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उससे क्या होगा कि दूषित जो विचार हैं, दूषित जो बातें हैं, वो बाहर निकल जाएंगी, और मनुष्य को क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। ये तो था कला परक अर्थ। अब देखते हैं चिकित्सा परक अर्थ। तो चिकित्सा में इसका क्या अर्थ है? वर्जिस, डेजिस आदि विद्वानों ने विरेचन के चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी द्वारा मन की शुद्धि होती है। तो चिकित्सा परक अर्थ में इसका क्या अर्थ निकाला है कि जैसे रेचक द्वारा, यानी कि जो विरेचन वाली विधि है, या फिर रेचक जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा पेट का शुद्धिकरण होता है, उदर की शुद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार त्रासदी के द्वारा, जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है, त्रासदी हो जाती है, दुखांतक जो दुखांत की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसकी उसके कारण क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसके चारों अर्थ हमने देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुसार विरेचन की प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं कि त्रासदी के अनुशीलन से दूषित विकार ठीक उसी तरह शामिल हो जाते हैं जैसे उदर में मल आदि विकारों से उत्पन्न होने पर रेचकों या फिर विभिन्न कड़वी औषधियों द्वारा उदर का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पर कि त्रासदी के अनुशीलन से क्या होता है? दूषित विचार अ, क्या हो जाते हैं? ठीक उसी तरह शामिल होते हैं जैसे
उदर के विकारों को, पेट के रोगों को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? कड़वी औषधियां, कड़वी दवाइयां दी जाती हैं, जो एक रेचन की प्रक्रिया है। तो उदर का या पेट का शुद्धिकरण किया जाता है। वैसे ही त्रासदी से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का समापन हो जाता है, खत्म हो जाती हैं दूषित प्रवृत्तियां त्रासदी के द्वारा। ठीक है। विरेचन सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर बता रहे हैं। विरेचन के लिए भय और करुणा के भावों का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। विरेचन द्वारा द्रवण यानी कि कोमल भावनाओं को जागृत करना त्रासदी द्वारा ही हो सकता है। तो कोमल भावनाओं को अगर जागृत करना है तो त्रासदी उसके लिए जरूरी है। घटनाओं तथा नायक के चयन के संदर्भ में सावधानी परम आवश्यक है। तो घटनाएं और नायक का चयन भी जो है किस आधार पर हो, है ना, अ, जैसी स्टोरी हो उसी तरह से उसी के आधार पर घटनाओं का भी चयन करना पड़ेगा और नायक का भी चयन करना पड़ेगा। तो सावधानी बरतनी पड़ेगी इसमें अगर कोई भी नाटक की रचना करनी है तो। विरेचन में भाव अनुभूति आवश्यक है। विरेचन की समानता क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से बताई जा सकती है। तो मतलब समानता है, विरेचन की समानता है किस किस के साथ? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत है। ठीक है, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। पूछा जाता है अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो क्रोचे ने। और अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त ने कौन सा दिया सिद्धांत? अभिव्यक्तिवाद का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विशेष तथ्य क्या है? विरेचन सिद्धांत का विस्तृत विस्तृत वर्णन त्रासदी के संदर्भ में पेरिपोइटिकिस यानी कि पोइटिक्स के 6ठे अध्याय में है। अब आते हैं वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो विरेचन वाली प्रक्रिया आपको समझ आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? पहले ये बता दे मुझे, किसी को कोई कंफ्यूजन है विरेचन वाली प्रक्रिया में? तभी हम आगे चलेंगे। एक बार बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कह सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझा दूंगी। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी तो ठीक है, मतलब बाद में खराब हो सकता है। हम्म। बाकी बच्चों को सबको समझ में आ गया है? एक बार बता दें मुझे तो फिर हम आगे तभी चलेंगे, अदरवाइज आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये त्रासदी का, अनुकरण का, विरेचन का सिद्धांत, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और प्लेटो वाला अनुकरण सिद्धांत अलग है और अनुकरण जो किसका है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है वो अलग है। अच्छा, मैं पीडीएफ दे दूं तो आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे, है ना? आपको क्लास में समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है। क्लास में कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे बताओ बस आप। पीडीएफ का मैं देख लूंगी क्या करना है। बाद में पढ़ नहीं पा रहे, क्लास रिपीट कर लिया करो। एक स्लाइड पीछे वाली रिपीट करा दीजिए। वो तो आ रहा है समझ। अच्छा, ये वाली अंकिता, ये वाली स्लाइड। अंकिता एक बार बताओ, ये वाली स्लाइड या फिर और पीछे चलना है? हम्म। ओके। तो यहां पर है
इसको मिटा देती हूँ पहले। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कलापरक अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धर्म की बात हमने कर ली, नीति की बात कर ली हमने। अब कलापरक अर्थ और चिकित्सा परक अर्थ। ठीक है, तो कलापरक अर्थ में प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की कलापरक व्याख्या करते हुए कहा है कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। जो हमारा हमारा जो वास्तविक जीवन है, हमारी जो रियल लाइफ है, तो हमारी रियल लाइफ में क्या रहता है? करुणा रहती है, भय भी होता है, भय का भाव भी रहता है, हमें कहीं ना कहीं डर रहता है ना। जैसे आपको आजकल जेआरएफ का डर सता रहा है ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे सिलेबस कवर होगा, है ना, कैसे सब कुछ याद कर पाएंगे हम, इतना ज्यादा टफ है। और कैसे ये सब कुछ याद करना है, इतनी सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं, कैसे करेंगे, है ना, इतनी सारी रचनाएं हैं, इतने सारे कवि हैं, इतने सारे लेखक हैं, कैसे सब याद करेंगे, रहता है ना भय का भाव। ठीक है, तो हमारा जो जीवन है वो कैसे है? कष्टप्रद तत्वों से युक्त है ना जीवन में। क्योंकि अगर इंसानी रूप में आप इस संसार में हैं, तो कष्ट और परेशानियां तो होंगी ही। ऐसा नहीं है कि मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अंदानी अंबानी और कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और कितने भी बहुत बहुत अमीर लोग हों, हमें मतलब हमें लगता है कि वो सुख से हैं, चैन से हैं, आराम से हैं, बट उनको सबसे ज्यादा टेंशन है जिंदगी की। हम तो अच्छे से फिर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती है ना। उनको क्या टेंशन होती है कि बिजनेस करना है, बिजनेस फेल ना हो जाए, और कोई व्यक्ति, मतलब कंपटीशन चल रहा है, कोई और व्यक्ति हमसे आगे ना निकल जाए, और वो अगर एक भी पल अलर्ट नहीं रहेंगे तो और कोई उनसे आगे निकल जाएगा, है ना। एक भी पल अगर वो अलर्ट नहीं रहेंगे, सोचो, तो वो उनको कैसे नींद भी आती होगी रात में, है ना। उनको तो नींद भी नहीं आती होगी, हम तो फिर भी आराम से चैन से सो रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन उनको नींद भी नहीं आती होगी, उनका उनका कंपटीशन चल रहा है ना, कि कोई और हमसे आगे ना निकल जाए, मतलब आगे निकलने की होड़ में क्या है, कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो जीवन जो है वो कैसा है? कष्टों से युक्त है। ठीक है, कष्टप्रद तत्वों से युक्त है जीवन। तो बता रहे हैं दुखांत की उत्तेजना से दूषित अंश। अब आप कोई नाटक देखेंगे, कोई भी आप सीरियल देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आप देखते हैं उसमें जो नायक है, नायिका है ना, कोई हीरो है फिल्म का, तो वो दुखी है, कष्ट में है, परेशान है, तो आप अपनी परेशानी को उसके साथ जोड़ देते हैं, या उसकी परेशानी को अपने साथ जोड़ देते हैं, है ना। आपको लगता है कि ये इतना अच्छा इंसान होकर के दुखी है, परेशान है, और हमारे जीवन में भी परेशानियां चलती रहती हैं, तो हम जब उन उन सीन्स को देखते हैं, उन बातों को जब हम देखते हैं, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं, है ना। जब हम अपने से ज्यादा किसी को दुखी देखते हैं, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ यार, हमारा तो कोई दुख ही नहीं है ना, हम तो फालतू में परेशान हैं। तो दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, और लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, कितने ज्यादा परेशान हैं। तो नाटक में भी ऐसे सीन रहते हैं, काव्य में भी ऐसी बातें रहती हैं, फिल्में आप देखते हैं उसमें भी ऐसा रहता है। तो क्या होता है? दुख होता है, और आप उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, है ना। आप टीवी देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, आप कोई नाटक देख रहे हैं, और उसमें क्या है? दुख भरी बातें हैं, परेशानी भरी बातें हैं, नायक नायिका बहुत ज्यादा परेशान है ना। तो आप क्या उनकी उनकी परेशानी को आप अपने जीवन में मतलब लेना शुरू कर देते हैं, और आप सोचते हैं कि मतलब ये सब जो वही साधारणीकरण का जब भाव आपके अंदर जागृत होता है ना, होता है, साधारणीकरण का भाव जागृत होता है। जैसे अंकिता कल बता रही थी कि मेरी मम्मी रोने लग जाते हैं ना देखते देखते, तो वही साधारणीकरण का जो भाव होता है वो जागृत होता है। तो उससे क्या होता है? जो दूषित बातें हैं वो बाहर निकल जाती है, जो हमारे जीवन में परेशानी थी, है ना, उसको हम भूल गए, उसको हमने साइड रख दिया, और हमें अब किसकी परेशानी है, कौन सा दुख हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ, कि नायक इतना ज्यादा दुखी है ना, और मतलब दुनिया कितनी दुखी है, तो मेरा तो कोई दुखी नहीं है,
मुझे तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। और आप कभी बाहर जाते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे लोगों को, लोगों के जीवन कैसा है ना? और किस तरह से लोगों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, लोग चल नहीं पाते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे व्हील चेयर पे लोग हैं, स्ट्रेचर पर लोग हैं, और कैसे उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, इन लोगों से तो काफी अच्छी है मेरी लाइफ, है ना? यही होता है ना? तो क्या होता है, इंसान अपना दुख भूल जाता है और जो अपने अंदर का दुख होता है वो बाहर निकल जाता है और हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है? हमें खुशी मिलती है, हमें शांति मिलती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई दुख है। सही है अंकिता? ठीक है। तो ये है कला परक अर्थ। अब देखते हैं चिकित्सा परक अर्थ। ठीक है। यहाँ पर वर्जिस डेजेस और मतलब अलग अलग विद्वानों के नाम यहाँ पे बताए हैं। और इन्होंने बताया कि इन विद्वानों ने विरेचन के चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक द्वारा, तो इन्होंने विरेचन का चिकित्सा से अर्थ जोड़ लिया। जो विरेचन वाली प्रक्रिया है, इसका क्या क्या कर लिया इन्होंने? चिकित्सा से अर्थ जोड़ लिया। और इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार रेचक द्वारा, मतलब आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास, मतलब आपका पेट खराब है और आप बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, अब मुझे कोई दवाई दे दीजिए, है ना? तो वो क्या करेंगे, आपको कोई ऐसी दवाई दे देंगे जिससे आपका पेट ठीक हो जाए। उदर, उदर मतलब पेट होता है। ठीक है? तो आपको कोई ऐसी दवाई दे दी डॉक्टर ने या वैद्य ने जिससे आपका पेट ठीक हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए पेट का। तो त्रासदी से भी क्या होता है? मन की शुद्धि होती है ना? यहाँ पर त्रासदी तो है, इधर दुखांत की उत्तेजना, त्रासदी है, नायक परेशान है ना? अब राम की शक्ति पूजा पढ़ी है आपने, है ना? तो वहां पर राम, राम क्या है? परेशान है ना? क्यों परेशान है? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अब अन्याय कहां पर है? अन्याय कौन कर रहा है? रावण। रावण किस पर अन्याय कर रहा है? राम पर। सीता को उठा करके ले गए, राम की पत्नी को उठा करके ले गए। और अब राम बहुत ज्यादा परेशान है। और राम क्या कह रहे हैं? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण अन्यायी है और अन्यायी व्यक्ति के साथ शक्ति है, यानी कि दुर्गा भी उसके साथ है। ऐसा क्यों? अब देखो, इतना बड़ा महान नायक जो है राम, मतलब अभी तो हम नायक के रूप में ही देख रहे हैं राम को। ठीक है? तो इतना मतलब जो नायक है इतना बड़ा, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब जो मेन जो पात्र है, नायक जो है नाटक का या फिर इस कहानी का जो नायक है वो परेशान है ना? और परेशान भी क्यों है? क्योंकि जो राम का विरोधी है रावण, रावण क्या है? लगातार जीतता जा रहा है युद्ध में, है ना? और राम की लगातार हार हो रही है। राम तो अच्छा कैरेक्टर है, राम अच्छा पात्र है, नायक है क्योंकि, और ये खलनायक है। तो ये कैसा पात्र है? ये बुरा है ना? तो यहां पर जो खलनायक है वो जीतता जा रहा है। जीत किसकी होती जा रही है? रावण की जीत होती जा रही है। और राम की लगातार हार होती जा रही है। मान लो ये सीन हमारे सामने चल रहा है, तो हमें हमें क्या होगा कि राम जीतना चाहिए, रावण नहीं जीतना चाहिए, है ना? मतलब जो अन्याय है, अन्याय नहीं जीतना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो अन्याय वाला जो भाव है वो हमारे अंदर से बाहर निकल जाता है ना? और हमें ऐसे मतलब सही गलत की हमें पहचान होने लगती है। समझ रहे हो बात को? जब हम कुछ देखते हैं, ऐसा कोई नाटक देखते हैं, वहां पर भी आप देखते हो कि किसी नायक के साथ, किसी नायिका के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। तो हमारे अंदर कौन सा भाव जागृत होता है? सही और गलत का, कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है? तो जो सही होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो गलत होता है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और उसको हम बोलते हैं कि ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम सही का साथ देते हैं वहां पर। किसका साथ देते हैं हम? सही का साथ देते हैं, और गलत को हम बाहर कर देते हैं। विरेचन की ये विधि है। गलत को हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। और हम अब उसको अपनी रियल लाइफ में भी लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं, ये गलत है, तो ये मुझे नहीं करना है, किसी के साथ अन्याय मुझे नहीं करना है। ठीक है? तो इसी को कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? विरेचन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है? कि गलत चीजों को बाहर निकालना,
तो सबसे पहले हमें सही गलत की पहचान होती है। अब राम रावण युद्ध चल रहा है राम की शक्ति पूजा में, ठीक है? तो वहां पर हमें किस चीज की पहचान हो रही है? हम्म किस चीज की पहचान हो रही है हमें वहां पर? अन्याय की पहचान हो रही है कि राम के साथ अन्याय हो रहा है। राम की इसमें कोई गलती नहीं है ना? लेकिन अन्याय हो रहा है फिर भी, ठीक है? तो हमें अन्याय और अन्याय की समझ आ रही है ना? और हम सोचते हैं अगर हम जज होते तो हम रावण को फांसी की सजा सुना देते, है ना? तो न्याय और अन्याय दोनों में हमें भेद पता चल रहा है, और हम अन्याय का साथ नहीं दे रहे, हम किसका साथ दे रहे हैं? न्याय का। और हम चाह रहे हैं कि राम के साथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो राम की शक्ति पूजा में क्या कहते हैं राम? अन्याय जिधर है उधर शक्ति। अब शक्ति भी किस साइड है? अब हमें और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा है कि नहीं, दुर्गा को राम की साइड लेनी चाहिए थी, और रावण की साइड क्यों ले रही है ना? तो हमारे जो विचारधारा है वो किसकी तरफ बढ़ती जा रही है? न्याय की तरफ, और अन्याय हमारे अंदर से बाहर निकलता जा रहा है, ठीक है? तो ये है एक विरेचन की प्रक्रिया, जिससे जो हमारे अंदर की दूषित बातें हैं वो बाहर निकलती है। अगर हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, या फिर हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, या फिर हम कोई कुछ साहित्य पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा हमारे अंदर? विरेचन की जो प्रक्रिया है वो काम कर रही होगी, है ना? विरेचन की प्रक्रिया काम कर रही होगी, जो गलत बातें हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकल रही होगी, और सही बातें हमारे अंदर एंटर कर रही होगी, ठीक है? क्लियर है अभी? अंकिता, अब क्लियर है? तो जो दूषित विचार है वो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं, और अच्छे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसी को विरेचन की प्रक्रिया कहा है। जिस तरह से चिकित्सा शास्त्र से इसका अर्थ जोड़ा है, तो अगर पेट किसी का खराब है तो उसको दवाई दे देता है डॉक्टर, तो उसके अंदर से जो अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती हैं, है ना? जो मतलब गलत चीजें उसके अंदर घर मतलब हो गई है, बीमारी जो पैदा हो गई है, या फिर पेट खराब हो गया है, या कुछ भी, है ना? कोई भी समस्या है, कोई भी रोग है, तो वो दवाई के द्वारा बाहर निकल रहा है ना? और वो क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है ना? तो वही एक विरेचन की प्रक्रिया है, जिसको किसके साथ जोड़ा हुआ है? चिकित्सा के साथ जोड़ा है। धर्म की भी बात की है इसमें, कला की भी बात की है। तो अलग अलग तरह से इसको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है? मन की शुद्धि होती है, ठीक है? जैसे कि रेचन प्रक्रिया के द्वारा उदर की शुद्धि होती है, या फिर डॉक्टर हमें कोई भी दवाई दे देता है जिससे हमारा पेट साफ हो जाए, या फिर हम यदि हमें कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो वो दवाई से ठीक हो जाती है ना? तो उसी प्रकार से त्रासदी से क्या होता है? मन की शुद्धि होती है। ट्रेजेडी हो रही है ना, यहाँ पे भी तो राम के साथ ट्रेजेडी हो रही है, त्रासदी हो रही है। रावण जो है वो अन्यायी है, और वो लगातार जीतता जा रहा है, और राम जो है लगातार हारते जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया काम कर रही है। तो अगर जब कभी इस चीज को हम वॉच करेंगे, तो हमें हमारे अंदर भी विरेचन की प्रक्रिया काम करेगी, कि जो अशुद्धियां हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकलेंगी, और जो शुद्धता वाली चीजें हैं वो हमारे अंदर एंटर कर जाएंगी, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं अरस्तु। त्रासदी के अनुशीलन से दूषित विकार जो है वो ठीक उसी तरह शामिल होते हैं, जैसे उदर में मल आदि विकारों से उत्पन्न होने पर रेच को, या फिर विभिन्न कड़वी औषधियों द्वारा उदर का शुद्धिकरण किया जाता है। त्रासदी से मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों का समापन हो जाता है, मतलब खत्म हो जाती हैं वो दुष्प्रवृत्तियां। ओके, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना आप सबको? किसी को अब कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई कंफ्यूजन अब है? अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब आप बोल सकते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है? आगे चलूं? वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम, इसको तो विलियन ही बना दिया भाई।
विलियम वर्ड्सवर्थ। जन्म कब हुआ इनका? 7 अप्रैल 1770। कहां पर जन्म हुआ? इंग्लैंड में। निधन कब हुआ? 23 अप्रैल 1850। कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली। इन्हें रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक माना गया है। रोमानी काव्य युग, रोमांटिक मतलब, ठीक है, काव्य युग का प्रवर्तक माना गया है। इनको, वर्ड्सवर्थ को, कहां पर? पाश्चात्य में, ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं ना हम, तो हिंदी में तो अलग है, ठीक है। रोमांटिसिज्म हिंदी में अलग है, उसको भी बताऊंगी आपको छायावाद में जब पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हम पाश्चात्य पढ़ रहे हैं, तो पाश्चात्य में वर्ड्सवर्थ से मानी जाती है इसकी शुरुआत, ठीक है। रोमानी काव्य युग के प्रवर्तक किसको कहा गया है? वर्ड्सवर्थ को। रोमांटिसिज्म कह सकते हैं हम इसको। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य लिखना आरंभ कर दिया था। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इन इवनिंग नहीं, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इनके ग्रंथ का नाम है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये प्रथम काव्य संग्रह है इनका, ये 1793 में प्रकाशित हुआ था। आगे, वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलरिज के मित्र बने थे। सन 1798 में उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स नाम से कविताओं का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। अब देखो, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर के क्या किया? एक रचना लिखी। वर्ड्सवर्थ वर्थ और कॉलरिज ने मिलकर के एक रचना लिखी, जिस प्रकार राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने एक रचना लिखी है। कौन सी लिखी है बताओ? राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने दोनों ने मिलकर एक रचना लिखी है। कौन सी लिखी है? इन दोनों ने मिलकर के एक रचना लिखी है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स। याद रखनी पड़ेगी आपको ये किस किस ने मिलकर के लिखी है, ठीक है। 1798 में उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर एक रचना लिखी है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। ये कविताओं का प्रथम संस्करण था। इनकी कविताओं का प्रथम संस्करण था ये। 1 इंच मुस्कान 1961, वेरी गुड। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी, अच्छा, हरिवंश राय बच्चन ने भी किसी के साथ मिलकर के एक रचना लिखी है जिसका नाम है शायद खादी के फूल। किसके साथ मिलकर लिखी है? खादी के फूल। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जा सकता है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, जो निम्न है। 1798 में एडवर्टीजमेंट, 1800 1802 1815 में प्रेफेस नाम से इसकी भूमिका लिखी। अब ये इतना सारा क्यों लिखा है इसको मैं पता करूंगी जरा, इसको भी फिलहाल मिटा देते हैं ना। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये इंपॉर्टेंट इनकी पंक्ति है, ठीक है, इसको याद रखना। पंत के साथ, वेरी गुड। हरिवंश राय बच्चन ने पंत के साथ मिलकर एक रचना लिखी है, इसका नाम है खादी के फूल, ठीक है। ऐसे आपको सारी रचना याद होनी चाहिए, किसके साथ मिलके किसने कौन सी रचना लिखी है, ठीक है। अभी बाकी शाम की क्लास में पढ़ लेंगे, अभी छोड़ देते हैं। ओके।
शाम की क्लास में वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। अ, अभी चलते हैं। ठीक है, सबको बाय-बाय। टेक